नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। मित्रों, हम कर रहे हैं नेट जेआरएफ की तैयारी और हमारा जो टारगेट है वह 2022 का है। हम इस चैनल के माध्यम से विभिन्न विषयों की तैयारी करते हैं, प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। और अब ये जो मैं तैयारी करवा रही हूँ आपको हिंदी का, यानी नेट जेआरएफ के लिए, यदि आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मित्रों, इसके पहले मैंने 2013 तक के जो ओल्ड पेपर थे उसको सॉल्व कर दिया है और उसके वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर इसे आसानी से देख सकते हैं। यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप जितने भी पुराने प्रश्न पत्र हैं उनको एक बार जरूर देख लें। तो मेरे पास, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, कि 2017 तक के पेपर उपलब्ध हैं और मैं उन सभी को आपके लिए सॉल्व करवाने वाली हूँ। आज मैं जो सॉल्व करवाने चल रही हूँ वह है आपका जून 2014 का सेकंड पेपर। इसके बाद आएगा इसका थर्ड पेपर, फिर हम दिसंबर को सॉल्व करेंगे। इसी तरह से 15, 16, 17 का भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है मित्रों, चलिए हम आज बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि आज का यह पहला प्रश्न कौन सा है। तो मित्रों, यह रहा आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आपको पता है सेकंड पेपर में 50 क्वेश्चन हुआ करते थे और उसमें से आपको सभी करना अनिवार्य होता था। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। यह आप कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया था उसका जवाब आपको बताते चलेंगे और शीघ्र से शीघ्र इस पेपर को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो। चलिए देखते हैं, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, तो यह हो जाता है आपका अर्धमागधी से। इनमें से किसको संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया, तो डोगरी, मैथिली और संयोग सम्मिलित की ब्रजभाषा को सम्मिलित नहीं किया गया। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है, तो उस अवस्था का नाम है पाली। अब आप आगे बताइए कि गोकुलनाथ की रचना कौन सी है। इसमें यानी जो रचनाएं दी गई हैं, 4 रचनाएं हैं यहाँ पर, पवम चरु, ललित विस्तार, शब्दानुशासन। तो इसमें 84 वैष्णव की जो वार्ता है वह गोकुलनाथ की रचना है। इसके अलावा आपने 282 वैष्णव की वार्ता भी पढ़ी होगी। ठीक है मित्रों, यह है आपके गोकुलनाथ जी की रचना। काव्य अलंकार किसकी रचना है, तो यह है आचार्य भामा की रचना काव्य अलंकार। आगे बढ़ते हैं हम, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है। सिंहासन, बत्तीसी, बैताल, 25सी, लाल चंद्रिका, ये सभी लल्लू लाल की है, जबकि सुख सागर इनकी नहीं है, सुख सागर सदल मिश्र की है। चलिए आगे हम देखते हैं, मुंशी सदा सुखलाल नियाज की है सुख सागर। ठीक है मित्रों, इनमें से कौन सा इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है, नहीं और है, दोनों पर विशेष ध्यान देना आपको। तो जो सुनीता उपन्यास है यह भी इनका नहीं है, सुखदा भी नहीं, सुखदा जैनेन्द्र का आप जानते हैं, तेरी मेरी, उसकी बात भी इनकी नहीं है। मुक्ति पथ उपन्यास जो है वो आपके इलाचंद्र जोशी जी का है। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है, यानी आपको मैंने पहले ही बता दिया था, जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञे जी, ये तीनों क्या थे, मनोविश्लेषणवादी कथाकार थे, जबकि चतुर्सेन शास्त्री नहीं थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है, यानी कौन सा नाटक है जो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। गोरक्ष विजय है, कालिका मंगल है, सरस्वती मंगल है, फिर विद्या सुंदर है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा विद्या सुंदर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा काव्य राम कथा पर आधारित है, यानी कामायनी, यशोधरा, नीरजा, इन तीनों को आप जानते हैं कि किस पर आधारित है, आपके पाठ्यक्रम में भी आप इसे पढ़ चुके हैं। जबकि भूमिजा जो है वो राम कथा पर आधारित है। आगे बढ़ते हैं हम, नाटक को पंचम वेद किसने कहा, तो यह हमारा था आपके भरत मुनि जी ने। अब हम देखेंगे, आगम वेय पुराणे ही पाणीय माण वहंती, पंक्ति किसकी है। पढ़ने से आपको लग रहा होगा कि अपभ्रंशकालीन पंक्तियां, तो ये सारापा जी की पंक्तियां हैं। खड़ भाषा पुराणम च कुराणम कथितम मया, भाषा के संबंध में यह पंक्ति किसकी है, तो यह पंक्ति जो है वो चंद्रबर दाई जी की है। चलिए आगे हम देख लेते हैं, प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है, तो उर्दू शीर्षक था इसका बाजारे हुस्न। नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों के निबंधकार कौन है, तो बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों, यहाँ से पूछा गया जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा था, तो जयशंकर प्रसाद का जो प्रथम नाटक था वह सज्जन था। शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है, यह कहा जाता है आकृति मूलक वर्गीकरण। दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है, तो यह है उपन्यास विधा की रचना।
इनमें से कौन सी आत्मकथा है? मैं आईना हूँ, मेरे 7 जन्म, आत्मदाह, पहला पड़ाव। जो पहला पड़ाव है वह आत्मकथा विधा की रचना है। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो उन्होंने औरंगजेब की प्रशंसा कर दी है। ठीक है मित्रों, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। रचना काल के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही क्रम बताना है आपको। सबसे पहले उन्होंने लिखा था अंधेर नगरी, तत्पश्चात लिखा था भारत दुर्दशा, नील देवी, उसके बाद सती प्रताप। यानी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखेंगे पंत जी की काव्य रचनाओं का सही क्रम। तो वो सबसे पहले उन्होंने लिख दिया था युगांत, गुंजन, ग्राम्य और पल्लव। इसका सही क्रम होगा, यहाँ पर भी आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो सही क्रम मैं आपको बताते चलती हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैला आंचल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, कठ और गुलाब, कठ गुलाब। यह रचनाओं का सही क्रम है, उपन्यासों का सही अनुक्रम है। पत्रिकाओं का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम कौन सा है? तो यह है सरस्वती, ब्राह्मण, हंस नागरी प्रचारणी पत्रिका, यह इनका सही अनुक्रम है। ज्ञानपीठ पुरस्कृत कृतियों का वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? उर्वशी, कितनी नावों में कितनी बार, चिदम्बरा और यामा, यह इसका सही अनुक्रम है। रचना काल के अनुसार काव्यों का सही क्रम कौन सा है? कानन, कुसुम, आंसू, कामायनी और लहर, यह इसका सही क्रम है। जीवन काल के आधार पर कवियों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले जन्म हुआ था, यहाँ पर आप देख लेते हैं, विद्यापति जी का, फिर रैदास, अमीर खुसरो, उसके बाद नानक जी का जन्म काल था। प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही क्रम बताना है आपको। तो सबसे पहले कौन सा उपन्यास आया था? सेवा सदन, तत्पश्चात प्रतिज्ञा, रंगभूमि और उसके बाद वरदान। आगे बढ़ते हैं मित्रों, हम देख लेते हैं प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही क्रम कौन सा है? तो उसका सही क्रम हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कड़ियां, तमस, मैयादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा और नीलोफर। क्वेश्चन नंबर 30 पर पहुंच चुके हैं मित्रों। यहाँ पर हम करने वाले हैं 50 प्रश्न, क्योंकि सेकेंड पेपर में 50 प्रश्न होते हैं और थर्ड में होते हैं आपके 75 प्रश्न। तो हम पहुंच गए 30 पर। प्रकाशन काल की दृष्टि से विष्णु प्रभाकर की रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम यहाँ पर देख लेते हैं हम। सृजन के सेतु, यादों की तीर्थ यात्रा, हम सफर, मिलते रहे और अर्ध नारेश्वर, इसका सही अनुक्रम रहा है। अब यहाँ पर आ गया आपका सुमेलन करने वाला क्वेश्चन नंबर 31। 31 में हम देखेंगे कि हमें क्या क्या सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पर एक तरफ दी गई ही रचनाएं, दूसरी तरफ दी गई है लेखिका या लेखक, सारी लेखिका ही है यहाँ पे, उसमें आपको मैच करना है। तो हम देखेंगे पहला, यानी यारों के यार 3 पहाड़, यह किसकी रचना है? तो यह रचना है मैत्रेयी पुष्पा जी की। बिना दीवारों के घर है आपके मन्नू भंडारी जी की। और उसके बाद देखेंगे अकेला पलाश, तो अकेला पलाश रचना हो जाती है कृष्णा सोबती की। और शेष यात्रा जो रचना है वह मेहरुनिशा परवेज की है। ठीक है मित्रों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 32 पहुंच गए हम। शिव प्रसाद सिंह की कौन सी रचना है आपको यहाँ पर बतानी है? तो शिव प्रसाद सिंह की जो रचना है वह है दादी माँ। उसके बाद आपके हैं यशपाल जी, तो यशपाल की रचना है पुलिस की सीटी। जैनेन्द्र की रचना आप पाजेब को जानते हैं, आप पढ़े भी होंगे, आपके पाठ्यक्रम में रही है, लगभग 10वीं 12वीं में शायद था यह। और माधवराव सप्रे की सर्वप्रसिद्ध, जिसे कुछ लोगों ने प्रथम कहानी माना है, तो एक टोकरी भर मिट्टी। इस तरह से आपका सही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है आपको ना? हम लोग पुराने प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए इतनी जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं। बाकी मैं आपको जो पूरा पाठ्यक्रम पढ़ाऊंगी तो एकदम विस्तार से, बहुत आराम से और हर चीज़ को अच्छे से समझते हुए चलेंगे मित्रों। इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं ऐड कर रही हूँ, जो कि प्रश्न पूछा गया और जो संस्था ने माना उसका सही जवाब वही आपको बताते चलूँ। ठीक है मित्रों, चलिए यहाँ पर हम लोग सम्मिलित करते हैं। तो भारतीय साहित्य शास्त्र यह किसका है? यह किस है आपके बलदेव उपाध्याय जी का। तत्पश्चात भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका यह है डॉक्टर नगेंद्र की। और रस मीमांसा को आप जानते ही हैं, रामचंद्र शुक्ल की रचना रही है, महत्वपूर्ण है यह। और तत्पश्चात हम देखेंगे काव्यानुशासन, तो आपने पढ़ा होगा इसको, हेमचंद्र की है ये। अब आप यहाँ पर मैच करिए संस्था और कहाँ पर वह संस्था स्थापित थी, यानी पत्रिका कहाँ से निकलती थी। तो नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ? यह जबलपुर से होता था। सम्मेलन पत्रिका निकलती थी दिल्ली से, और पहल पत्रिका निकलती थी इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है।
नया प्रतीक जो पत्रिका है वो आपकी निकलती थी भोपाल से, या इसका सही अनुक्रम हो गया। यहाँ पर आपको पात्र दिए गए हैं और सुमेलित करना है कौन सा पात्र किस रचना के हैं। तो रेखा नामक जो पात्र हैं ये हैं अंधेरे बंद कमरे की, और नीलिमा पात्र हैं आवा की। आवा की पात्र कौन है? नीलिमा। और कमला पात्र हैं वे दिन की, और रायना जो है आपकी वो रायना पात्र है नदी के द्वीप की। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। हमने आधे ज्यादा प्रश्नों को देख लिया, अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। हानूस किसकी रचना है? आपको मैच करना है यहाँ पर। तो हानूस जो रचना है वह सुरेंद्र वर्मा की है। फिर दशरथ नंदन जो रचना है वह है जगदीश चंद्र माथुर की। पैर तले जमीन हो गया आपके भीष्म साहनी जी की, और तिरचट्टा मुद्रा राक्षस की। यह इसका सही अनुक्रम है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन से संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो सही मिलान करना है। वल्लभ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी जगन्नाथ गोस्वामी जी ने। निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना की थी तो हरिव्यास देव जी ने की थी। राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना दामोदर दास ने की थी, और चैतन्य संप्रदाय की स्थापना की थी यहाँ पर गदाधर भट्ट ने। इसका सही अनुक्रम हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर, आप सुमेलित कर लेते हैं। प्रेत की छाया, मतलब आपको यहाँ पर जो दिया गया है, जो रचनाएं दी उनकी विधा बतानी है। तो प्रेत की छाया कौन सी विधा की है? प्रेत की छाया है उपन्यास विधा की रचना। और करबला एक नाटक है। चितवन की छां निबंध है। अन्य से अनन्य आप जानते ही हैं आत्मकथा है। ठीक है मित्रों, अब आप बताइए कौन से समाज की स्थापना किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आप बताइए। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने, और प्रार्थना समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना की गई थी विवेकानंद जी के द्वारा। तत्पश्चात यहाँ आर्य समाज 2 बार दे दिया गया है। ठीक है मित्रों, तो इसके हिसाब से हम देखेंगे तो यहाँ राजा राम मोहन राय आर्य समाज संस्थापक थे। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें कुछ क्वेश्चन डाउट वाले जो रहे होंगे मैंने अपनी तरफ से ऐड नहीं किया, जो कि उस परीक्षा संस्था ने उस वक्त माना था वही है इसका जवाब। ठीक है, क्योंकि हम सही तो पढ़ते हैं फिलहाल, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे आयोग होता है अपने जिद पर अड़ जाता है, उसका आपको सही नंबर देता ही नहीं है। तो हम गलत को गलत नहीं मान सकते, लेकिन पढ़ने के लिए हम उसको पढ़ेंगे कि क्या उसने माना था। जो बीत गई सो बात गई, यह पंक्ति किसकी है? तो जो बीत गई सो बात गई, यह पंक्ति है बच्चन की। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, यह पंक्ति है नरेंद्र शर्मा की। फिर हम आगे बढ़ेंगे। दो पाटों के बीच में पिस गया, यह है अज्ञेय की पंक्ति। रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है, यह पंक्ति है दिनकर जी की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अब देखिए स्थापना और तर्क से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आगे। मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है, इसका तर्क दिया गया है क्योंकि साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच सका है। ए सही है, आर गलत है। स्थापना सत्य है क्योंकि तर्क इसका गलत है। अब यहाँ पर और स्थापना देखिए आप क्वेश्चन नंबर 42 की। रस का निर्णायक सहृदय है, तर्क देखिए इसका, क्योंकि सहृदय रस का समीक्षक होता है। इसमें आपको जो स्थापना दिया गया है वही गलत है और तर्क सही है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43। स्थापना देखिए यहाँ पर अंतर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति की मानसिक उलझनों की सफल अभिव्यक्ति एकलाप के रूप में होता है। इसका तर्क दिया गया क्योंकि एकलाप साहित्यकार की मनोरुग्णता का द्योतक है। इसमें आपका ए गलत है, यानी स्थापना से गलत है, किंतु आर सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला स्थापना है युग जीवन के परिवेश में साहित्य की विकास परंपरा का निरूपण करना ही साहित्य के साहित्यकार का कर्तव्य कर्म है। तर्क देखिए इसका, क्योंकि साहित्य का इतिहासकार युग जीवन के परिवेश से इतर होता है। यहाँ पर ये दोनों ही गलत है, यानी इसका स्थापना भी गलत है और तर्क भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए हम आज का ये 45वां क्वेश्चन देख लेते हैं। साहित्य में वस्तु और रूप एक दूसरे से अभिन्न और परस्पर अनुस्यूत होते हैं। तर्क क्या दिया गया था इसका, क्योंकि साहित्य में वस्तु और रूप की सत्ता एक दूसरे पर निर्भर है। यहाँ पर इसकी स्थापना और तर्क दोनों ही सत्य है, तो आपका जवाब जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम देखेंगे गद्यांश। मित्रों मैंने आपको बताया था गद्यांश से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए मित्रों हम देख पढ़ते हैं गद्यांश को।
तो गद्यांश यहाँ पर दिया गया था, शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है, उनके मूल या मर्म तक उनकी गति नहीं होती। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति कविता है, जो धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को जगाती रहती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। अब हम देखेंगे आगे का गद्यांश जो है, इस संगम के लिए प्रकृति के क्षेत्र के बीच मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान नर सत्ता के प्रसार के लिए है, उसी प्रकार हृदय भी रागात्मिका वृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का प्रकृति सामंजस्य घटित नहीं हो सकता। जब मनुष्य के सुख और आनंद का मेल शेष प्रकृति के सुख सौंदर्य के साथ हो जाएगा, जब उसकी रक्षा का भाव तृणगुल्म वृक्षलता पशु पक्षी कीट पतंग सबकी रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा, तब उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और वह जगत का सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा। मित्रों, गद्यांश को हल करते समय आपके मस्तिष्क में यह बात होनी चाहिए कि आप इसका जो जवाब दे रहे हैं वह गद्यांश के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अपने मन से उसमें आपको कुछ भी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम प्रश्न देखते हैं। स्व और लोक दोनों के मंगल का मिलन बिंदु किसके भीतर है? तो इस गद्यांश के अनुसार हो जाएगा, सही जवाब इसका हो जाएगा भक्ति के भीतर है। नर सत्ता के प्रसार के लिए उपयुक्त क्या है? तो वह हृदय है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, जीवन का सामंजस्य विश्व के साथ स्थापित करने के लिए आवश्यक है, तो रागात्मिका वृत्ति जो है वो आवश्यक है इसके लिए। सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति जागृत रखने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो यह निहित है कविता में। मनुष्य के अवतार का उद्देश्य कब पूर्ण कहा जाएगा? सही है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी मनुष्य समाज का शेष प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित होने से ही इसका उद्देश्य पूर्ण माना जाएगा। मित्रों, यह रहे आज के 50 प्रश्न और आशा है कि आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी साबित होंगे। आप इस वीडियो को 2 बार 4 बार 6 बार जितनी बार देखिए जब तक आपको अच्छे तरीके से याद ना हो जाए। ठीक है मित्रों, और आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासेस लेकर आने वाले हैं आपके लिए। कुछ प्रॉब्लम की वजह से कक्षाएं थोड़ा सा बाधित हुई, लेकिन अब ये बाधित नहीं होंगी और स्वतः ही निरंतर चालू रहेंगी। तो आप हमारे चैनल के साथ अवश्य जुड़े, और यदि आप इस क्लास की PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 पर। और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप चाहते हैं कि आप लेखपाल की तैयारी करें या फिर छत्तीसगढ़ GK GS की या फिर भूगोल के इतिहास की जो भी है, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर वीडियो लगे हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाकर अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, बहुत ही जल्द मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। हम सॉल्व करेंगे 2014 का ही जून का 3rd पेपर। ठीक है मित्रों, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।